ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोगधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीयसे ततो नो यभयं गुरो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यो विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशो यद्भद्रं तन्यासो ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टगं शांतिर्भवतु। Dear students, today's we are going to study about star, and in this particular class we are going to study about sun. Okay, and we have to know that sun is also a star, and in the previous class I have already told you about the process of making stars. In the first class of the making of stars, I have already told you that the first stage is nebula, and when the contraction is begin in nebula, then it will form protostar. Then after, the contraction will be continuously progress. Then after, one thing is happen in the center of the that object, and the hydrogen will convert to helium with nuclear fusion, and a lots of energy was released by this particular particular fusion. Then after, by this fusion, by this release energy, the gravity energy and the release energy will be equal, and the contraction will stop. Contraction was stopped, and the object was uh, stand the particular stage at a loss of time. देन आफ्टर, बिकॉज ये हिंदी की क्लास है तो मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, हुआ क्या क्या ये समझिए बातों को, कोई बात नहीं, चीज़ों को समझना थोड़ा वो भी बहुत जरूरी था। तो जो मुख्य क्रमक तारा है, मेन सीक्वेंस स्टार है, उसका निर्माण हो गया। उसका निर्माण जो हुआ वही क्या है, सन है। कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सन का निर्माण या सूर्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ। सन या सूर्य, सूर्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सन को पढ़ने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि सन कैसे बना, सॉरी स्टार कैसे बने। तो सन भी क्या है, एक स्टार है। जिस प्रकार वो हमने परिघटना देखी थी उसी प्रकार सन भी बना है। सन के केंद्र में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन हीलियम में संलयित परिवर्तित होता है। किसके माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। ठीक है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। ठीक है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यह पिंड प्रकाशित हो उठता है, इसे सूर्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके सेंटर में क्या होता है बेटा, इसके सेंटर में हाइड्रोजन होता है। ध्यान दो, थोड़ा सा समझ लो तो बुद्धि खुल जाएगी, नहीं तो नहीं खुलेगी, है ना। तो सेंटर में हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन संलयित होकर के क्या होकर के बेटा, संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो रहा होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, प्रकाश व ताप, ताप व प्रकाश ऊर्जा, जिससे यह पिंड प्रकाशित हो उठता है। और इस पिंड को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सूर्य भी क्या है, एक स्टार ही तो है। ठीक है, तो सूर्य प्रकाशित हो उठता है। अब देखिए, ये जो सूर्य है ये है क्या, तो बेटा सूर्य जो है वो मध्यम आकार का पीला तारा है। पीला तारा है जिसकी सतह का तापमान, जिसकी सतह का जो तापमान है वो 6000 केल्विन है। कितना है, 6000
केल्विन है। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन है। और मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य है हमारा, ये जो सूर्य है, ये क्योंकि इसी सूर्य से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। किसका? सौरमंडल का। तो सौरमंडल का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसका 99.8% 99.8% मास जो है वो सूर्य में समाहित है, सूर्य में समाहित है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में समाहित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ आ रही है ना। और सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कितना है बेटा? सूर्य का द्रव्यमान कितना है? मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, 1.9 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, 1.9 इंटू 10⁻30 kg सूर्य का द्रव्यमान है। ठीक है, सूर्य क्या है? पीला रंग का औसत तारा या मध्यम आकार का तारा है जिसकी सतह का तापमान 6000 केल्विन है। ठीक है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने बताया, और फिर इसका द्रव्यमान 1.9 इंटू 10⁻30 kg है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा देर नोट कीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना चाहें आप कर लीजिए। हो गया होगा मेरे हिसाब से। आइए चलते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है बच्चा, सूर्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम सौरमंडल पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, ये क्लास है सूर्य की, इसके बाद हम लोग सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब चीजों को आगे हम बढ़ाते हैं ताकि और सारी चीजें भी समझ में आए। देखिए, जैसा कि अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो सन है, ये हमारा सन है, रुक जाइए, ये क्या है? हमारा सन, मान लो ये सन है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि ये गैलेक्सी है। ये क्या है? गैलेक्सी है। और कौन सी गैलेक्सी में सन है? कौन सी गैलेक्सी में सन है बेटा? बोलो, जल्दी बोलो भाई। मिल्की वे। बोलता ही नहीं है सब। मिल्की वे, ये इसी क्या कहते हैं बेटा? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, या इसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। ये सब याद रखिए, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चीजों को देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी। अब इसमें जो है इसके ओरियन स्पर्म, कहां पर? ओरियन स्पर्म। कल मैं बता चुका हूं इसको, मैं वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सन को बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसके ओरियन स्पर्म नामक क्षेत्र में सन की अवस्थिति है और इसी में अपनी कक्षा के सहारे ये इस गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा करता है। और इस परिक्रमा को पूरा करने में, यानी एक परिक्रमा, मान लो ये सन है, ऐसे परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो यहां से चला और यहां तक पहुंचने में, ये सन है, सन बहुत छोटा है, ठीक है ना, विद कंपेरिजन टू गैलेक्सी की बात करेंगे तो बहुत छोटा है सन। ऐसे ऐसे 100 अरब स्टार हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में हमारी आकाशगंगा में, है ना। तो सन जो एक चक्कर पूरा करता है उसको समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष समय लगता है, याद रखिएगा। और इस एक चक्रण को पूरा करने में की स्थिति को क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है, बात को समझिए। सूर्य अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, इसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कॉस्मिक ईयर कहते हैं, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं,
चीजों को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि सूर्य के अंदर का जो एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, जो तापमान है, वो किस प्रकार बाहर आता है, ठीक है, और किस प्रकार से आगे की सारी चीजें होती हैं। देखिए ये आपका क्या है, सन है, ठीक है। अब ये जो आपका सन है बेटा, इसके केंद्र में क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ये इसको हटा देते हैं, ये केंद्र है, क्या है, केंद्र। और केंद्र में क्या है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि कोई भी स्टार हो उसके केंद्र में क्या होता है, हाइड्रोजन। स्टार्ट में कुछ इंग्लिश में भी बोला हूँ, ध्यान दो उसको भी यार, है ना, बोला था ना, तो उसमें भी बताया था, लेकिन सुन लो। हाइड्रोजन होता है और इसमें ज्यादा ग्रेविटी, उच्च गुरुत्व, उच्च घनत्व और उच्च दाब के कारण, उच्च तापमान के कारण हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन संलयित होकर किसमें बेटा, हीलियम में परिवर्तित होते हैं और इससे क्या होती है, भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और जो ये ऊर्जा मुक्त होती है, ये ऊर्जा जो मुक्त हो रही है, बात को समझिए। कोई भी पिंड, अभी सूर्य की बात नहीं कर रहे, मान लो पिंड की बात कर रहे हैं, सूर्य बनने जा रहा है, ठीक है। सूर्य की बनने की प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए गौर से। एक पिंड है, इसके केंद्र में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। मान नेबुला की बात हम कर लें, चलो नेबुला से स्टार्ट कर देते हैं। नेबुला, क्या, नेबुला। अब ये नेबुला क्या है, धूल कण गैस का गुरुत्वाकर्षण से बना हुआ जो बादल है वो क्या है, नेबुला है। और इस नेबुला में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि हर कण के पास अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसमें संकुचन स्टार्ट हुआ। अब ये जो संकुचन स्टार्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं बेटा प्रोटोस्टार। अब ये जो प्रोटोस्टार है, यहां पर ये जो आपका नाभिकीय संलयन है उसकी होने की दशाएं निर्मित होती हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। तो इस प्रोटोस्टार से में क्या होता है, संकुचन हो रहा होता है लगातार। जब संकुचन हो रहा होता है तो उस संकुचन के कारण दाब ज्यादा पड़ता है, गुरुत्व ज्यादा हो जाता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है। इसके कारण हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और तापमान निकलता है, जो गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देता है, ग्रेविटी एनर्जी को संतुलित कर देता है, इक्वल हो जाता है कौन, रिलीज जो होती है एनर्जी। ये जब ये संतुलित कर देता है तो जो पिंड है, जो आपका प्रोटोस्टार है, वो सिकुड़ना बंद कर देता है। और जब ये सिकुड़ना बंद कर देता है और एक अवस्था, स्थायी अवस्था में आ जाता है, मान लो ये अवस्था आ गई, इस अवस्था के बाद ये सिकुड़ नहीं रहा, ये सिकुड़ नहीं रहा है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है लगातार, इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण यहाँ से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। और जब ये एनर्जी लगातार निकल रही होती है बच्चा, तो गुरुत्व ऊर्जा से ज्यादा भी तो हो जाएगी। जो गुरुत्व ऊर्जा से ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई लगातार निष्कासन से। ये जो पिंड है, ये जो पिंड बना है जिसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार, ये पिंड प्रकाशित हो उठता है, प्रकाशित हो उठता है। कैसे, अत्यधिक अत्यधिक ताप व प्रकाश ऊर्जा के निष्कासन से। बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है ना, तो प्रकाश ऊर्जा और तापमान के लगातार निष्कासन से ये पिंड क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। और जब पिंड प्रकाशित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं मुख्य क्रमक तारा, मुख्य क्रमक तारा। और यह जो मुख्य क्रमक तारा है, यही क्या है, हमारा सन। सन क्या है, एक मुख्य क्रमक तारा है, जिसका निर्माण नेबुला प्रोटोस्टार से मुख्य क्रमक तारा की स्टेज से हुआ है। बस समझ आई कि नहीं समझ में आई, तारों का जीवन चक्र में मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्लास उठा करके देखा करिए, जब देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये प्रकाशित हो उठा। अब ये जो प्रकाशित हो उठा बच्चा, तो ये क्या बना, मान लो ये सन है, क्या है, अब क्या है, ये सन है। तो सन के केंद्र में भी क्या है आखिर,
मैंने कहानी क्यों बताई? क्योंकि सन के केंद्र में क्या है? हाइड्रोजन, जो किस में परिवर्तित हो रहा है? हीलियम में। सिंपल। तो हीलियम परिवर्तित होगा तो क्या होगा? भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा? गुरुत्व ऊर्जा को वो क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। और गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देगा, यानी गुरुत्व ऊर्जा को जब वो संतुलित कर देगा तो क्या होगा? संतुलित करने के बाद क्या वो ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगी क्या? नहीं ना, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हाइड्रोजन के अणु विस्फोट करते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, विस्फोट करते हैं, मिलते हैं, विस्फोट करते हैं, मिलते हैं, विस्फोट करते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और आपको बताया कि गुरुत्व ऊर्जा संकुचित करती जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्रोटोस्टार का, लेकिन जब ये ऊर्जा निकली तो उसने संतुलित कर दिया उसको। संतुलित करने के बाद क्या ये ऊर्जा निकलना बंद होगी क्या? नहीं ना, ये निकलती रहेगी ना भाई। और जब ये निकलती रहेगी तो उससे वो पिंड क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। और वही तो हुआ सन के साथ, सन प्रकाशित हो गया। अब जब सूर्य प्रकाशित हो गया तो इससे विभिन्न प्रकार की एनर्जी बाहर निकलने लगी। ठीक है, वही हम सूर्य के रूप में अब देखते हैं। अब बात को समझिए, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर? सूर्य का निर्माण हो गया है, सूर्य का निर्माण हो गया। अब सूर्य के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि सूर्य के अंदर से प्रकाश किस प्रकार निकलता है। ठीक है, समझिए बातों, और हमें सूर्य से क्या क्या लाभ हैं इसके विषय में भी हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है बच्चा, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये सूर्य है और इसके केंद्र में क्या है? हाइड्रोजन। केंद्र में हाइड्रोजन है और इसके केंद्र मतलब कोर, केंद्र मतलब कोर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं आपको अभी पता ही नहीं आपको कोर क्या है, तो सन का स्ट्रक्चर बता दूं। सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। ठीक है, ये सूर्य है मान लो। ठीक है, सूर्य है, सूर्य का ये सेंटर वाला पार्ट जो है, सूर्य के सेंटर वाले पार्ट को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। हिंदी में कहते हैं इसको क्रोड। ठीक है, ये कोर हो गया। फिर इसके बाहर का जो भाग है, सूर्य की संरचना पहले समझ लीजिए। इसके बाहर का जो भाग है इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं आपका रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, यानी हिंदी में कहते हैं बेटा विकिरण मेखला। विकिरण मेखला, पहले ये समझ लोगे तब चीजें आगे समझ में आएंगी। ये वाला एरिया, फिर उसके बाद का जो ये वाला एरिया है विकिरण मेखला या रेडिएटिव जोन के बाद वाला एरिया, इसे कहते हैं कनेक्टिव जोन। क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टिव जोन। ये हिंदी में है संवहन मेखला। संवहन मेखला, समझिएगा। इसके पश्चात जो सूर्य की सतह है, इस सतह को, सूर्य की सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, या इसे कहते हैं बेटा फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। इस प्रकाश मंडल के पश्चात एक और लेयर पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है। वो लेयर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना, सूर्य की सतह तक कहाँ तक आए? प्रकाश मंडल तक। और प्रकाश मंडल के बाद सूर्य का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, जिसकी पहली लेयर आपकी है वो क्या है? वर्णमंडल। वर्णमंडल अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, डोंट वरी। इसे कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर। ठीक है, फिर इसके पश्चात हमें कोरोना दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है? कोरोना होता है। इसे कहते हैं कोरोना। इसे क्या कहते हैं बेटा? कोरोना कहते हैं। बात को समझिए ध्यान से। सॉरी, कोरोना लिख दो थोड़ा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? सेंटर में क्या है? कोर।
जैसे क्रोड भी कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहीं पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यहीं से एनर्जी मुक्त होती है। और यहाँ से एनर्जी मुक्त हुई तो इसके बाद जब एनर्जी मुक्त हो रही है तो किसमें आ रही है, रेडिएटिव जोन में आ रही है। और जो रेडिएटिव जोन है ये विकिरण मेखला है, इसे इसीलिए विकिरण मेखला कहा गया है क्योंकि यहाँ से ही जो है, जो विकिरण है, जो ऊर्जा है वो निकल के बाहर जाती है। चलो ठीक है, अब यहाँ से निकली, निकलने के बाद कहाँ आई, कनेक्टिव जोन में, जो इसको प्रेरित करता है बाहर निकलने के लिए, जो इसको पुश करता है, क्या करता है, पुश करता है कि ये बाहर निकले। तो कनेक्टिव जोन से यह बाहर निकलती है, बाहर निकले कहाँ आती है, प्रकाश मंडल में। और जब प्रकाश मंडल में आएगी तो क्या होगा, पिंड प्रकाशित हो उठेगा। जब पिंड प्रकाशित हो उठेगा तो यहाँ से भी विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती हैं, प्लाज्मा, गामा रेज, एक्स रेज, है ना। और हम जानते हैं कि अगर हमें एक्सरेज से बचना है तो हमें ओजोन लेयर को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, उसको संरक्षित करना पड़ेगा। चलो ये टॉपिक हमारे एटमॉस्फेयर का है। जब हम अपना एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, यानी अर्थ का जब मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ओजोन लेयर किस प्रकार से हमें एक्स रेज, गामा रेज से बचाती है, ठीक है। वो अलग टॉपिक है, वो तो आ गया दिमाग में, ठीक है। आगे क्या है देखो, इसके बाद प्रकाश मंडल हो गया। प्रकाश मंडल के बाद एक होता है आपका वर्णमंडल, जहां से हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। जैसे जो हमारा प्रकाश मंडल है ये हमें लाल दिखाई पड़ता है सुबह और शाम। जब आप सूर्योदय के समय देखेंगे, कब, सूर्योदय के समय या आप सूर्यास्त के समय, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, दोनों समय जब आप देखते हैं तो आपका लाल रंग का सूर्य दिखाई पड़ता है। और ये जो क्या दिखाई पड़ रहा होता है, ये आप प्रकाश मंडल देख रहे होते हैं, प्रकाश मंडल, ठीक है। सुबह और शाम को जब आप देखते हैं जो सूर्य लाल लाल दिखाई पड़ता है वो बेसिकली आप क्या देख रहे होते हैं, आप प्रकाश मंडल को देख रहे होते हैं, आप फोटोस्फीयर को देख रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर ना, इतनी सी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, अब देखिए यहां तक क्लियर। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर को हम कब देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आइए कोर की तरफ चलते हैं। तो बच्चा ये लिखा रहने देना है, इसको आपको नोट करते रहना है, ठीक है ना, इसको बना लेना है, ठीक है। कई बार एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई बार कुछ लोग इसको बीच से यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काटे मिलाए, यानी ये और ये आपका हो गया कोर, ये आपका हो गया क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन, और ये आपका हो गया कन्वेक्शन जोन, ये आपका क्या हो गया, फोटोस्फेयर, ये आपका हो गया क्रोमोस्फेयर, ये आपका कोरोना, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये आपका क्रोड है, ये आपका रेडिएटिव जोन हो गया, ये आपका कन्वेक्शन जोन हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना। लिख दूं, इसको कहोगे आप कोर, इसको कहोगे आप क्या, रेडिएटिव जोन आरजेड, ये आपका क्या है, सीजेड यानी कन्वेक्शन जोन, फिर आपका है फोटोस्फेयर पीएस, वर्ण, फिर आपका है क्रोमोस्फेयर सीएस, फिर आपका है कोरोना। कई बार कहीं अगर ऐसा बना हो ना, जो मैंने नीचे भी बनाया ये वाला, तो परेशान नहीं होना है बच्चा। दिख रहा है या नहीं, एक मिनट रुकिए, तो दिख रहा है, देखिए अब दिख गया ना, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रही है ना चीजें, अब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी है सूर्य की संरचना। संरचना में क्या क्या लेयर होती है उसको हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमको समझना क्या है कि अब कोर से लेकर के मैं आपको प्रकाश मंडल तक सब कुछ समझा दूं कि किस प्रकार से एनर्जी निकलती है, किस प्रकार से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, क्या क्या कब कौन सी घटना घटित होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन संलयित होने से ताप और प्रकाश ऊर्जा बाहर निकलती है, और यह जो ऊर्जा है, जो ताप और प्रकाश ऊर्जा बाहर निकल रही है, ये पृथ्वी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। और क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको सोलर विकिरण या सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहा जाता है। इसको आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज करूं तो मैं कुछ बनाऊं आपको समझाऊं, समझिए चीजों को, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना,
मैंने अभी क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कि सूर्य के, जैसे सूर्य के कोर में हाइड्रोजन के संलयित होने से जो ऊर्जा निकलती है वो पृथ्वी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। सुनिए, ये जो क्या है, ये आपका सूर्य है, या इस यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है, ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अर्थ तक आती है। किसके रूप में आती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण इसलिए नहीं, मतलब इन्हें सौर विकिरण कहते हैं या सोलर रेडिएशन कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, इन्हें सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण कहा जाता है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत बताइए? क्लियर हो गया ना? मैंने आपको वो तो बताया ही कि प्रकाश मंडल कब दिखाई पड़ता है, ये आपने देखा। इसके बाद सुनिएगा, देखिए, प्रकाश मंडल सुबह और शाम को दिखाई पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। लेकिन कई बार जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है ना, टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है, तो इस समय तो सूर्य का कोरोना वाला भाग है, ये सूर्य के कोरोना वाले भाग से, सूर्य का कोरोना वाला भाग में दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है? जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला क्षेत्र हमको दिखाई पड़ता है, सुबह और शाम प्रकाश मंडल दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, अतः इसे क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर ना? अब आइए आगे चलते हैं और कुछ चीजें समझते हैं सूर्य के बारे में, कि भाई सूर्य का जो केंद्र है उसमें हाइड्रोजन है, यानी आवेशित गैसें हैं। जो आवेशित गैसें पाई जाती हैं सूर्य में, और सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। ध्यान दीजिए पहले थोड़ा सा, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे सुनिएगा, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है, वैसे ही सूर्य भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, और इसके घूर्णन के कारण इसके जो केंद्र में जो आवेशित गैसें हैं, इन गैसों को क्या मिल जाती है? गति मिल जाती है। और इन गैसों को गति मिल जाने के कारण इस सूर्य के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, आवेशित गैसों को गति मिल जाती है, जिससे सूर्य के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। क्लियर ना? बात समझ आई कि नहीं समझ में आई? भाई साहब, यदि आप कोई भी एक थ्रेड ले लीजिए, थ्रेड यानी धागा, ठीक है, और उसमें एक वस्तु को बांधिए और घुमाइए। जब आप घुमाएंगे ना, तो आपके पास से जब वो गुजरेगा तो एक अट्रैक्शन आपको समझ में आएगा कि अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो अट्रैक्ट कर रहा है ना, वही है चुंबकत्व। ठीक है, वही है मैग्नेटिक फील्ड। जहां तक वो अट्रैक्ट करे वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, वो चुंबकत्व है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई? जैसे जो चुंबक ले लीजिए आप, जो मैग्नेट लीजिए, दो या एक मैग्नेट लीजिए, एक सिक्का लीजिए, तो मैग्नेट जैसे जैसे आप पास लेते आएंगे तो एक निश्चित दूरी के पश्चात सिक्का जो है मैग्नेट में चिपक जाएगा। सिक्का क्या होगा? मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो जिस दूरी पर आकर के सिक्का अपने आप को रोक नहीं पाया, चिपक गया मैग्नेट में जाके, वहां तक मैग्नेट से सिक्के तक की दूरी जो है, वहां तक की दूरी क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड किसकी? उस मैग्नेट की वो क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर ना? उसी प्रकार सूर्य के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये घूर्णन कर रहा है, इसके साथ गैसें भी घूर्णन कर रही हैं, और उन गैसों के घूर्णन के कारण सूर्य के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और मैं आपको बता दूं
कि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक 11 वर्ष में, कितने, प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य के अंदर कुछ असामान्य चुंबकीय परिघटना घटित होती है, जिससे नॉर्थ पोल साउथ पोल में और साउथ पोल नॉर्थ पोल में परिवर्तित हो जाता है, यानी सूर्य के ध्रुवों का उत्क्रमण हो जाता है। और इस उत्क्रमण के कारण, इस परिवर्तन के कारण होता क्या है, सूर्य के कुछ क्षेत्रों में, सूर्य की सतह के कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक सशक्त हो जाता है। हर 11 वर्ष में होता है ये, ध्यान दीजिए, अत्यधिक सशक्त हो जाता है, और जिसके कारण जो केंद्र से निकल रही है, इस केंद्र से जो नाभिकीय संलयन के पश्चात निकलने वाली जो ऊर्जा है, वो जिस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक है, अत्यधिक सशक्त है, पावरफुल है, वहां से बाहर नहीं निकल पाती। तो जैसे ये है, ये मैं बना देता हूं एक और, यहां से जो एनर्जी निकल रही है वो क्या होती बेटा, एक पार्टिकुलर क्षेत्र, मान लो ये क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक सशक्त है, तो यहाँ से ये निकल नहीं पाती, ठीक है, और यहाँ से निकल ना पाने के कारण यहाँ का क्षेत्र कम चमकीला हो जाता है, अगर तुलना करें अलग अन्य क्षेत्रों से। तो वहाँ का क्षेत्र कम चमकीले होने के कारण हमें सूर्य में काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर धब्बे या सौर कलंक कहा जाता है, सन स्पॉट कहा जाता है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर, यानी काले धब्बे, काले धब्बे, ये इसी को कहते हैं सन स्पॉट, सन स्पॉट, ठीक है, इसी को कहा जाता है सौर कलंक, इसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर ना? क्लियर, एक बार और सुन लीजिए। जब कहा कि जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है और सूर्य के केंद्र में आवेशित गैसें पाई जाती हैं, तो सूर्य के घूर्णन के कारण आवेशित गैसों को गति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण उसके सूर्य के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और प्रत्येक 11 वर्ष में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्रत्येक 11 वर्ष में, आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य के अंदर कुछ असामान्य चुंबकीय परिघटना होती है, जिससे सूर्य के ध्रुव उत्क्रमित हो जाते हैं। इस उत्क्रमण के कारण सूर्य की कुछ सतह पर कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक सशक्त हो जाता है, अत्यधिक सशक्त हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण सूर्य के केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा उस क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाती है। इसी के कारण हमें सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे सौर धब्बे या सौर कलंक या सन स्पॉट कहा जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्लियर ना? ठीक है, इसे आप नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया कहानी चल रही है सूर्य के बारे में, ठीक है, चीजों को समझते हुए चलिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहां पॉज करके वापस से रिपीट कर लीजिए वीडियो को। आपको तो देखने का मौका है भाई, आराम से देख सकते हैं, खूब बढ़िया है ना, कठपुतली है टीचर, नचाते रहो, जब मन किया देख लिया, नहीं मन किया नहीं देखा, है ना। तो आपकी इच्छा होगी तब वापस घुमा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और अब हम थोड़ा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो आपका ब्लैक काला धब्बा जो था, जिसे हम कहते हैं सौर कलंक, सौर कलंक कहते हैं, यहाँ इसका जो तापमान है, इसका टेम्परेचर वो 4500 केल्विन है। कितना है? 4500 केल्विन। और सामान्य और जो सतह है, प्रकाशित सतह, यदि हम उसे लिख दें प्रकाशित सतह, तो प्रकाशित सतह का तापमान जो है वो है 6000 केल्विन। ध्यान दीजिए, 4500 केल्विन क्या है? सौर कलंक का तापमान, ठीक है। ये जो काला धब्बा है, जो ब्लैक स्पॉट है या सन स्पॉट जिसे कहते हैं, उसका तापमान कितना है? 4500 केल्विन। और प्रकाशित जो सतह है उसका तापमान 6000 केल्विन है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्या कि
अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो गया, 11 वर्ष में प्रभावित हो गया है। तो कुछ समय के पश्चात जब यह चुंबकीय क्षेत्र या जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने आप को जब व्यवस्थित कर लेता है, या अपने आप को जब व्यवस्थित कर लेता है तो क्या होता है, लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जब स्वयं को व्यवस्थित कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है तो क्या होता है। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत मजेदार। जब ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा तो क्या होगा, ये भी सुन लीजिए, बात को समझिए। ये सन है, ठीक है। अब यहाँ पर 11 साल में क्या हुआ है, एक चुंबकीय परिघटना हुई है जिससे नॉर्थ पोल साउथ पोल में, साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र सशक्त हो गया। अब यह चुंबकीय क्षेत्र कुछ समय के पश्चात अपने आप को पुनः व्यवस्थित करेगा। तो जब यह व्यवस्थित करेगा तो इस ब्लैक स्पॉट में के सहारे जो संचित ऊर्जा है, जो संचित ऊर्जा है, ये संचित ऊर्जा सूर्य के सतह से निकलेगी और इसमें गामा प्लस एक्स रे, प्लाज्मा के साथ साथ, सॉरी, प्लाज्मा प्लस गामा प्लस एक्स विकिरण इसके साथ में निकलती है, ठीक है ना। संचित ऊर्जा, मैंने क्या कहा कि जब चुंबकीय क्षेत्र अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा तो इस सौर कलंक या सौर धब्बे में संचित ऊर्जा सूर्य के सतह से बाहर निकलेगी, जिसमें प्लाज्मा, गामा, एक्स विकिरण साथ में प्रवाह करेंगी। तो इसके प्रवाह को, इसके साथ के प्रवाह को सौर ज्वाला या सौर आंधी कहते हैं, सौर आंधी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये क्या है, सन है। क्या है ये, सन है ना। यहाँ पर जो आपका ब्लैक स्पॉट मान लो है, अब यहाँ से ये निकल रही कोरोना के सहारे विभिन्न प्रकार की एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकल रही है तो यहाँ से गामा एक्सरे सब निकलेगी। तो इस फ्लेयर को, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर या सौर आंधी या सौर ज्वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, गामा रेज रहेगी, एक्स रेज रहेंगी, ये सब साथ में निकलती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर लिख दूं मैं, सोलर फ्लेयर निकलती हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई सब। क्या हुआ कि जैसे वो अपने आप को व्यवस्थित करेगा तो संचित ऊर्जा कुछ बची हुई है ना, तो वो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। और जब वो मुक्त होगी तो उससे विभिन्न प्रकार की विकिरण निकलेगी, विभिन्न प्रकार की रेज निकलेगी, जिसमें एक्स रेज है, गामा रेज है, प्लाज्मा है, सब निकलेगा। और जब ये एक साथ निकलेगा ना तो एक आंधी नुमा आंधी बनेगी, और वही आंधी क्या कहलाती है, सोलर फ्लेयर कहलाती है, सौर आंधी कहलाती है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और बेटा समझिए बात को, और कुछ दशाओं में, देखो ये तो सोलर फ्लेयर हो गया, ये क्या है, सोलर फ्लेयर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ दशाओं में ये जो आपका कोरोना है, ये क्या है, कोरोना। कुछ दशाओं में इस कोरोना से प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस अन्य विकिरण और जो रेज हैं, और जो रेडिएशन, क्या कहते हैं उसको जी, और जो विकिरण रेडिएशन है वो सब क्या होगा, निकलेगा, उसके साथ निकलेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोनल, कोरोनल मास। एक मिनट, यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कहीं और लिख देता हूं। इसे कहते हैं बेटा कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। इसे CME कहा जाता है, CME या कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। जब एक विशेष परिस्थिति में कोरोना से, विशेष परिस्थिति में कोरोना से प्लाज्मा के साथ साथ अन्य विकिरण का निष्कासन होता है तो उसे कोरोनल मास
इजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि सामान्य अवस्था में भी सूर्य से विभिन्न प्रकार की विकिरण निकलती है, तो सूर्य से विभिन्न प्रकार के आवेशित कण का जो निष्कासन होता है सामान्य अवस्था में, उसे कहते हैं सोलर विंड। मान लो सामान्य अवस्था में निष्कासन हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? सोलर विंड कहते हैं। सुन लीजिएगा। और इन सबको मिलाकर क्या, इन सबको मिलाकर जब सोलर फ्लेम आ जाए, सोलर विंड आ जाए, सब एक साथ चलने लगे, तो उसे कहते हैं सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि सौर तूफान कहते हैं, सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हो रहा है ना भाई? चीजों को समझते हुए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। आ रहा है मजा? है? मजा लेने के लिए पढ़ते हो तुम? हैं? मजा लेने के लिए ना पढ़ो बेटा। यहाँ तक समझ में आई बातें? आगे चलें, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं बेहतर तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को आगे बढ़ाता हूं मैं और कुछ चीज समझाता हूं। जैसा कि सोलर फ्लेयर के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि सौर आंधी, सौर तूफान या सौर आंधी या सौर ज्वाला के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस सोलर फ्लेयर से कुछ नुकसान भी तो होता होगा, उसके बारे में भी समझना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो सोलर फ्लेयर से होने वाले जो नुकसान है उसके विषय में समझ लेते हैं। सोलर फ्लेयर से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसके विषय में आप देख लीजिए। तो देखो बच्चा, जब सोलर फ्लेयर आता है तो इसके कारण जो हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं, जो हमारे उपग्रह छोड़े गए हैं अंतरिक्ष में, वे अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब फ्लेयर आएगा ना, जब ये तूफान आएगा, जब ये आंधी आएगी, तो उसको उनकी कक्षा से उड़ा ले जाएगी। और जब उड़ा ले जाएगी तो हमें सूचना प्राप्त नहीं होगी। तो पहला क्या है? पहला है अंतरिक्षीय उपग्रह का अपने कक्षा से विस्थापन। अंतरिक्षीय उपग्रह का अपने कक्षा से विस्थापन, पहला ये हो गया। दूसरा जो है वो है बेटा, जो हमारी जीपीएस प्रणाली है ना, जीपीएस और नौ संचालन यानी नेविगेशन प्रणाली, वो भी बाधित होती है, वो भी प्रभावित होगी। क्या? जीपीएस एवं नौ संचालन प्रणाली, जिसे कहते हैं हम लोग नेविगेशन, नेविगेशन प्रणाली, ये क्या होगी बेटा? इस पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, रेडियो का संचालन बाधित होगा, जिसे ब्लैकआउट कहते हैं, रेडियो ब्लैकआउट कहा जाता है, ठीक है ना। रेडियो प्रसारण में बाधा उत्पन्न होगी, रेडियो प्रसारण में बाधा उत्पन्न होगी, इसे क्या कहते हैं? रेडियो ब्लैकआउट, इसे रेडियो ब्लैकआउट कहते हैं, ठीक है, रेडियो ब्लैकआउट कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है, वो है आपका कि भाई जो पावर ग्रिड है आपके, क्या? पावर ग्रिड, वो भी प्रभावित हो सकते हैं, पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। पावर ग्रिड प्रभावित क्या कहें? पावर ग्रिड असफल होने की संभावना है, पावर ग्रिड के असफल होने की संभावना है, ठीक है, पावर ग्रिड के असफल होने की संभावना है। और विशेष रूप से जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र में उड़ने वाले वायुयान हैं, वो रेडियो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। यानी क्या? जो ध्रुवीय क्षेत्र में उड़ने वाले वायुयान का रेडियो कम्युनिकेशन बाधित होगा, रेडियो कम्युनिकेशन बाधित होगा, ठीक है। और फिर एक और है, वो क्या है कि ध्रुवीय ज्योति जो आपकी होती है अरोरा, उसकी तीव्रता, जो हमारी ध्रुवीय ज्योति है, ज्योति,
जिसे कहते हैं ऑरोरा, इसकी तीव्रता और क्षेत्र में, तीव्रता और क्षेत्र में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, और ये भी क्या होगी, घातक सिद्ध हो सकती है। इससे भी और भारी मात्रा में तूफान, भारी मात्रा में फ्लेयर स्टॉर्म, फ्लेयर आ सकता है भारी मात्रा में, ठीक है, सोलर फ्लेयर, सोलर स्टॉर्म आने की संभावना हो सकती है। प्यारे बच्चों, हमें सूर्य के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए जैसा कि सूर्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए नासा ने, किसने, नासा ने एक मिशन भेजा है जिसे पार्कर सोलर, पार्कर सोलर प्रोब, इसका प्रक्षेपण किया है। किसने, नासा ने प्रक्षेपण किया है, नासा ने। ठीक इसी प्रकार से इसरो ने भी आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया है, जिससे सूर्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, सूर्य से संबंधित जितनी जानकारी आपको आवश्यक है वो सब मैंने दे दी है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल, उसमें इंटरनेट में जाकर देख लीजिए, या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आपको इससे संबंधित नोट्स की आवश्यकता है, यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहां आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि सौरमंडल क्या होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।